जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया से चल रहा है भाई सब। देखिए आप लोगों का जो है इसमें आर्स अग्रवाल चल रहा है और आर्स अग्रवाल में आपके जो है प्रति सप्ताह का कितने 95 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो आज क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले शुरू करने से पहले वीडियो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या दिया है। इसने कहा किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो है अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग में से हों तो ये कह रहा है कुल अब कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो यहाँ पर थोड़ी समझने का इसमें जरूरत है। क्या है कि जैसे कोई एक एग्जाम है, ठीक है, एक एग्जाम के लिए आवेदन हुए, कोई भर्ती निकलती है जैसे कि, तो उसके लिए आवेदन होते हैं। उन आवेदन में जैसे कि मान लिया जाए 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है कि अगर आवेदन 100 होते हैं तो उन 100 आवेदन में से 5% यानी कि 5 लोग ऐसे थे, 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। आप समझ गए होंगे। तो केवल जो है 95 लोगों का, 95 स्टूडेंट्स का जो है वहां पर फॉर्म सबमिट हो पाया। ठीक, सबमिट हुआ है और वे मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो वे 95 लोग थे, 95 स्टूडेंट थे, उनमें से 85% जो है अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। देखिए यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि उन मतलब जैसे 100 में से 85 नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे कि जो बचे हुए, जैसे 95 बचे हुए हैं, 5 तो अयोग्य हो गए, तो जो 95 बचे हैं उसका 85% यहाँ लिखा है। इसने कहा है 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से, मतलब जैसे वे 5 घटे, 100 में से 5 घटे तो 95 बचे, तो योग्य थे 95, उन 95 का 85% यहाँ कहा गया है। छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। ठीक है, अब ये सामान्य वर्ग के, उसका 85% अगर सामान्य वर्ग रहा हो तो जाहिर सी बात है भाई 100 में से 85 अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 15% जो है वो अन्य वर्ग के रहे होंगे। ठीक है, अदर के। ठीक, अब इसने कहा यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हों तो जो अन्य वर्ग की संख्या है वो कितनी है, 4275। तो हमें कुल बताना है। तो इस तरह के प्रश्नों में सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो 4275 संख्या है हमें उसकी किसी तरह से परसेंटेज निकालनी है, रेशियो निकालना है। तो बस यही इसमें है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमें ये पता चल गया है कि जो 4275 है ये अन्य वर्ग के हैं, और अन्य वर्ग कितना होगा, अगर 85% सामान्य वर्ग होगा तो 15% क्या होगा, अन्य वर्ग होगा। किसका, जो योग्य है। पहले तो हम योग्य की बात करते हैं। योग्य अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी आपके कितने हो जाएंगे, पता है हमने टोटल 100 मान लिए। 100 में से अगर हम 5 अयोग्य निकाल देते हैं तो 95 बचते हैं। ठीक है, 95%। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं थी, मैं बता दूंगा कैसे एक लाइन में ही खत्म करना है। उसके बाद यहाँ पर अन्य वर्ग के, अगर अन्य वर्ग की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे आपके 95 का, अगर 85% सामान्य वर्ग है तो हमें चाहिए 85 नहीं चाहिए, सामान्य नहीं चाहिए, हमें अन्य चाहिए। तो वो कितने हो जाएंगे आपके 15। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 आएगा प्रतिशत, ये भी प्रतिशत है, फिर प्रतिशत का भी प्रतिशत है। सही है ना। तो यहां पर हम काट सकते हैं। अगर ये देखो तो आप इसकी गुना करो और 2 अंक पे दशमलव लगा दो। 15 पंजे 75, 7 हो जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है, 15 निम्मा 135 और 135 जो है 142। ठीक, 100 से भाग करोगे तो ये आपका इतना परसेंट, यानी कि 14.25% जो है वो अन्य वर्ग के यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अब हमें इनकी परसेंटेज मिल चुकी है, हमें हमारे पास इनकी संख्या है, तो बस हो गया क्वेश्चन। आपको यही ध्यान रखना कि जो दिया है उसके बटे में 4200 कितना दिया है, 75। देखिए
इनके यहाँ 4275, अन्य वर्ग के, हमारे यहाँ अन्य वर्ग के परसेंटेज में है 14.25। सही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये पूछता है कुल कितने हैं, शायद यही पूछा गया है, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो आवेदन करने वाले तो भाई 100 थे, ये टोटल कौन है, आवेदन वाले तो है, आवेदन करने वाले, इनमें से 5% क्या हो गए थे, अयोग्य घोषित हो गए थे, तो टोटल तो हमें 100 ही निकालने हैं, तो हमें यहाँ पे कितने की गुना कर देनी है, 100 की। अगर ये कहता है योग्य, तो योग्य के लिए हमारे कितने होते, 95, हम 95 की गुना कर देते। अगर ये कहते अन्य वर्ग के कितने, तो हमें पता है वो 95 का हमें 85% निकालना पड़ता, फिर वो तो वो हम निकाल लेते। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ कितने कुल की बात की गई है, तो कुल के लिए 100 की गुना करो, ये देख लो कितना बनता है भाई, दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो और लगा देनी पड़ेगी ऊपर। अब ये देख सकते हो आप, कहां से काटोगे, 25 से काट सकते हैं भाई, तो 25 से आप काटो, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके कितने बचेंगे, ये आपके 17, तो 25 सत्ते 175। ठीक है, आप इसे काट लीजिए 25 से। ठीक है, तो ये आपका कितना कट जाएगा, 25 कम 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपके वही कितने 17 बचते हैं, और 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 2, और ये आपका 25 ही कम 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21, ये आपका 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 की गुना करेंगे, तो टोटल जो थे वहां पर जिन्होंने अब आवेदन किया वो कितने थे, 30,000, इसमें इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन आपका जो है वो कितना हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 97 में, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए एक परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है कोई, उसके कितने 30% अंक आते हैं, राइट, लेकिन वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। किसी बच्चे के 30% अंक आए, परसेंटेज में 30 है, लेकिन वो 5 अंकों से फेल हो गया, अगर उसे 5 अंक दे दिए जाए, यानी कि 30% प्लस 5 का अंक कर दिया जाए, तो वो पास हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये कह रहा है कि एक अन्य अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करके, एक अन्य अभ्यर्थी है कोई, ठीक है ना, उसके 40% अंक आए हैं, जो न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब यहां पर क्या हुआ, जो दूसरा बच्चा है वो 40% अंक ला रहा है, लेकिन जो उसके अंक है 40% लेके आया, लेकिन वो 10 अंक फालतू लेके आया, एक्स्ट्रा लेके आया, तो अगर 40% में से 10 अंक घटा दिए जाए तो हमें पता है कि वो पास हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं ये हमें बताना है। देखिए बहुत ही बढ़िया और आसान सा प्रश्न है आपका 97। एक बच्चा है 30% अंक लाया है, 5 अंकों से फेल हो गया, तो भाई मैं इसे 5 अंक दे देता हूं, सही है। दूसरा बच्चा 40% अंक लाया है, लेकिन 10 अंक एक्स्ट्रा ले आया, तो अगर मैं इससे 10 भी ले लेता हूं, मतलब घटा देता हूं इसमें से, तो पास तो रहेगा। तो यहां हमें पता चलता है इधर भी पास और इधर भी पास, तो ये क्या हो जाएगी, समीकरण बराबर हो जाएगी। इससे क्या मिलेगा, देखिए 30% इधर जाके घट जाएंगे, 40 में से 30 गए तो आपका 10% बचता है, उधर से ये इधर आए तो 5 ये है, माइनस के इधर आके प्लस हो जाएंगे, यानी कि 15 हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि 15 जो अंक है वो कितने परसेंट के बराबर है, 10% के बराबर, तो वो बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पूछा क्या गया है, देखिए इसने कहा है तो कुल यहां पर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक है, तो कितने अंक हमें लाने हैं। तो यहां पर पहले ये देख लीजिए कि पूर्णांक कितना बनता है, ठीक है ना, कितने में से अंक आए हैं। तो टोटल पास के लिए पूछा गया है, तो पूर्णांक अगर हम देखते हैं यहां पर, तो पूर्णांक के लिए हम 100 की गुना कर लेंगे, तो ये आपको पता है 0 कट जाएगी यहां से, तो 15 से यानी कि 150, हमें पता है 150 अंक टोटल है। ठीक है, अब यहां क्या चाहिए, पास होने के लिए। अब दो समीकरण है, ये भी हमारे पास क्या है, पास, और ये भी समीकरण हमारे पास पास है, तो या तो हम इसे बना ले सही, या फिर हम इसे बना सकते हैं। देखिए उसने पूछा है कि पास होने के लिए
न्यूनतम अंक बताने हैं। क्या बताने हैं? अंक बताने हैं। यहां पर परसेंटेज है और अंक है, परसेंटेज है, अंक है। हमें क्या करना है? एक परसेंटेज को अंक में बदल देना है, तो हमें पता चल जाएगा। तो अगर मैं 30% देखूं कितने बनते हैं, तो टोटल जो है पास के लिए अंक समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है। देखिए 150 में से किसी बच्चे के 30% आए हैं, तो 150 का 30% निकाल दो, 15 दिया 45। ठीक है, अब 45 अंक उसके आए हैं। अगर हमें यहां पर बात कर रहा है पास होने की, तो हम यहीं के यहीं डायरेक्ट इसमें इतने तो उसके आए हैं और 5 अंकों से वो फेल हो गया है, तो 5 इसमें जोड़ दो, तो 45 और 5 50। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 50 अंक चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न बनता है। 45 तो उसके आए हैं 30% और 5 से फेल हो गया, 5 दे दोगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसमें आप लिखने में कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? देखो मैं बताता हूं अगर बात की जाए एग्जाम में, भाई ये सब हमें लिखना नहीं था। हमने देखा 30% प्लस 5 अंक, 40% प्लस माइनस 10 अंक, तो हमें पता है ये दोनों इधर घट के ये कंडीशन खत्म हो जाएगी, केवल यहाँ आ जाएंगे। 15 अंक 10% के बराबर है और टोटल 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 150। कुछ लिखने की जरूरत है कि भाई पूर्णांक क्या है, सब है, उसकी क्या जरूरत है? ये लिखेंगे केवल। अब हमें पता है कि 150 का 30%, अब 150 का 30% डायरेक्ट निकाल देंगे हम। भाई 10% कितना होता है? 15, और 3 की गुना कर देंगे 45, और 45 अंक आए हैं, 5 और दे दो तो +5, तो कितना? 100। तो भाई कैलकुलेशन तो सिर्फ ये है, इसमें भी कम कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस है तो इसमें से भी घटा दोगे आप। ठीक है ना? भाई हमने क्या किया? पहले तो परसेंटेज कितने? 10% बराबर 15 अंक के, ये सब हिस्सा आ जाएगी। टोटल कितना? 150 है, 150 का 30% आया है, 150 का 30% यानी कि एक जीरो हटाओगे तो 10%, यानी कि 10% 15 है, तो 30% 15 दिया 45 है, और 5 और दे दो तो 50 अंक उसे पास होने के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ये देखते हैं। इसने कहा एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। देखिए एक बच्चे के 30% अंक आए हैं, परसेंटेज में 30 है, 108 से वो फेल हो गया है। तो अगर 30% जिसके आए हैं तो 30% प्लस 108 कर देंगे तो वहां पर जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, आपका 97 के जैसा ही क्वेश्चन है। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। अब देखिए दूसरा जो विद्यार्थी है वो लेके आया है कितना? 52%। ठीक है, 52% वो अंक लेके आया है और 24 वो अधिक ले आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर 52% में से 52% माइनस 24 कर दिया जाए तो वहां पर जी वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? देखिए यहाँ पर जो है इस बार परसेंटेज पूछी गई है, पास होने के लिए परसेंटेज। पिछले क्वेश्चन में अंक पूछे गए थे, लेकिन प्रोसेस सेम है आपका। ठीक है, पहले आप समझिए एक बार। 98 यहाँ पर 30% यहाँ पर आए हैं, प्लस मैं कर देता हूँ 108 अंक। 30% प्लस 8, 108। आपको ये मेरे वाले भी उनके स्कूल में ले जाने 30% प्लस 108 पास हो जाते हैं बराबर। 52% माइनस जो है 24 अंक। ठीक है, तो ये इधर पास हो जाएंगे। 108 से फेल हो गया तो यहाँ पर जोड़ दिए, ये 24 अधिक लेकर आया, ये हमने माइनस कर दिया। तो आपको पता है 30% और 52% इधर जाके घटेंगे, 52 में से तो 22% बचेगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा 108 में, ये आपके 24 जुड़ जाएंगे तो 132 हो जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 132 जो है वो कितने परसेंट के, मतलब यहाँ पर 22 के बराबर है, तो पूर्णांक यहां से कितना? वो आपका 100 की गुना कर देंगे, 22 छिका 132 यानी कि 600 अंक। जो पूर्णांक है वो 600 अंक का है। अब देखिए फिर से दो कंडीशन ये हमारे पास है, या तो ये करें या ये करें। ठीक है बेटे, काम करो अभी। तो यहां पर जो है
कितना, या तो ये कंडीशन है हमारे पास या ये कंडीशन है, या तो आप क्या करिए, देखिए परसेंटेज में पूछा गया प्रतिशत, 30% तो हमारे पास है, इस 108 को परसेंटेज में बदल दीजिए और जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका 52% हमारे पास है, 24 अंक को प्रतिशत बना दीजिए, तो इसमें से घटा देंगे तो भी हमें मिल जाएगा। तो पास होने के लिए परसेंटेज देखिए 52% में से, ठीक, माइनस करेंगे कितना, 24 अंक, 24 अंक, लेकिन प्रतिशत लगाने के लिए गुना हम 100 करते हैं, इसे प्रतिशत बनाना है ना, ठीक है। और कितने में से आए, 600 में से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24, 4%, तो 52 में से 4 घट जाएंगे तो यहाँ पर आपका 48% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास होने के लिए आपको 48% अंक चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। देखिए पास होने के लिए चाहिए 40% अंक, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। भाई परसेंटेज पास में 40 है और 178 अंक आए हैं उसके, और 22 से फेल हो गया। भाई 178 तो आए हैं, 22 और दे दो तो पास हो जाएगा। इधर 40% पे पास, उधर वहां अंकों में कितने, 178 प्लस 22 यानी कि 200 पे, तो 40% बराबर 200, तो पूर्णांक का मतलब कुल कितने, तो 200 बटे 40, 40 पंजे 200 यानी कि 500 अंक पूर्णांक वहां होंगे, ठीक है। तो 99 में कुछ भी नहीं है, ये 40% और बराबर किसके, 178 आए हैं, 22 से फेल हो गया है तो 22 उसे दे दो, तो ये आपके 200 और बटे कितना 40, पूर्णांक के लिए 100 की गुना, तो यहाँ पे 40 पंजे 200 यानी कि 500 अंक। तो 100 मतलब जो है पूर्णांक कितने हुए, वो आपके 500 बनते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं है, बस आपको एक ये चीज समझनी है कि किसी भी संख्या, जो संख्या दी है, ठीक है, अगर कुल पूछा है, इस तरह से पूछा है, तो वो संख्या कितने परसेंट या कितने रेशियो के बराबर है, ठीक है। जब आपका रेशियो चलेगा, अनुपात समानुपात चलेगा, तो उसमें बस बटे में आपका रेशियो जाता रहेगा, अनुपात जाता रहेगा, किसका कितना अनुपात है, ये चीज आपको समझना है। कितना पूछा है उसकी गुना करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर कमल ने 70% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से जो है 81, 66 तथा 61 अंक मिले हैं। देखिए यहाँ पर जो है, अगर परीक्षा फल की बात की जाए 4 विषयों में, तो उसका परसेंटेज 70 का रहा है, और 4 विषयों में से 3 विषय उसने दे दिए हैं, एक में 81, 66 और 61 अंक मिले हैं। चौथे विषय में बताना है भाई कितने उसे अंक मिले हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो बनेगा, मान लिया जैसे कि 70% उसके अंक आए हैं, ठीक है, 70% आए हैं औसत उसका, तो 4 विषय के हिसाब से कितना हो जाना चाहिए आपका 280, ठीक है, 280 उसके अंक आए हैं। अब 3 विषय के दिए हैं, एक में 81 है, दूसरे में आपका कितना है 66 है, और तीसरे में आपका कितना है 61 है। अगर मैं 4 विषयों में से ये 3 विषय घटा देता हूं तो मुझे एक विषय वो मिल जाएगा, तो 7, तो एक 7 और एक 8, ये आपका 8 हो जाएगा, और 8 और 6 14, और 6 कितना 20 हो जाएगा। तो 208 घटा दोगे तो यहाँ पर कितने 72, तो 72% उसके कौन से चौथे विषय में अंक आए हैं। बस ये इतना ही था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर, ठीक है। तो ये दिया है एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। देखिए यहाँ पर एक परीक्षा हुई जिसमें 900 तो लड़कियां बैठी और 1100 उसमें लड़के बैठे। इसमें से जो है, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। भाई 900 लड़कियों में से तो 40% लड़की पास हुई, और 1100 लड़कों में से 50% लड़के पास हुए, ठीक है। तो कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। देखिए यहाँ पर परसेंटेज जो दी गई है वो पास की दी गई है, और हमसे पूछा गया है फेल। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही जो हमसे पूछा गया है फेल, तो
तो हम उसी की यहाँ पर अंक निकाल लेंगे, मतलब विद्यार्थी हम निकाल लेंगे, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर गर्ल्स है और बॉयज है, ये आपके 900 है, यहाँ आपके 1100 है। देखिए हमें क्या चाहिए, फेल चाहिए हमें। तो इसका अगर 40% पास हुई है लड़की तो 60% जो रही होंगी फेल, तो हम 60% निकाल देंगे। डायरेक्ट भी निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं। 9 6 54 540, ठीक है भाई। यहाँ पर 900 थे तो यहाँ पे क्या कर सकते थे आप, कितना 40% निकालना, मतलब 60% निकालना था, तो यहाँ पर आप 10% निकालते 90 और 6 9 6 54 540 हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50% लड़के पास हुए हैं तो 50 ही उसमें फेल हुए हैं, तो फेल हुए 11 पंजे 55 550। तो यहाँ पर जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, आप जोड़ोगे तो 1090 बच्चे, 1090 बच्चे फेल हुए हैं। यहाँ पर प्रतिशत फेल पूछा गया है, तो अगर 1090 बच्चे फेल हुए हैं तो प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 करते हैं। और कितने बच्चों में से, 900 लड़कियां और भाई 1100 लड़के, तो 2000 बच्चे टोटल है। तो हम इसे 2000 से भाग कर देंगे, ये 2 जीरो और एक ये 3 जीरो, 109/2 करेंगे तो कितना, 54 दूनी 108, यानी के 54.5, ठीक है ना। तो 54.5 प्रतिशत जो है बच्चे जो है यहाँ पर क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। अगर पास की बात करता है तो 100 में से ये घटा दीजिए तो जो भी आएगा वो आपका 45.5 जो आएगा, तो वो क्या है, आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा, इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन 102 में क्या दिया है, इसने कहा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं और 70% विद्यार्थी जो है गणित में पास हुए हैं। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, मतलब फेल रहे हैं, ठीक है। तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं, यानी कि जो पास, दोनों विषयों में पास होने वाले, दो सब्जेक्ट है हमारे पास, गणित और अंग्रेजी। यहाँ पर है कि दोनों में जो पास हुए हैं बच्चे वो आपके 2500 में जो क्लियर पास है, ठीक है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए पहले आप इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है, हमारे पास दो सब्जेक्ट है, गणित और अंग्रेजी। इसमें क्या हो सकता है, क्या कंडीशन इसमें बन सकती है, आप थोड़ा सा समझिए। देखिए कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे कि जो गणित में क्या हुआ होगा, अगर वे गणित में पास हुए होंगे तो अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गणित में पास हुए और अंग्रेजी में फेल हुए। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो गणित अंग्रेजी में पास हुए और गणित में फेल हुए होंगे। समझिए आप ध्यान से, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों में फेल हो गए होंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों में पास होंगे, यानी कि 4 टाइप की कैटेगरी बनती है इसमें। कुछ बच्चे ऐसे जो गणित में फेल है, अंग्रेजी में, गणित में फेल है अंग्रेजी में पास है, ठीक है। कुछ ऐसे जो गणित में पास है अंग्रेजी में फेल है, कुछ ऐसे जो दोनों में फेल है और कुछ ऐसे जो दोनों में पास है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं कंफ्यूजन वाली बात है। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है ना संख्या किसकी दी है, देखिए 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण, मतलब पास रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमसे पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर कुल परीक्षार्थी पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन संख्या फिलहाल हमें दोनों की दी गई है, पास की, तो हम इसमें केवल क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, हम केवल पास लिखते हैं और डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे। अगर 60% पास है, ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट वाले हम पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 60% पास और 70% पास मैंने जोड़ लिए दोनों, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ट्रिक इनकी ये है, बहुत ही आसान तरीका है। सिंगल सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट वाले, जैसे ये भी पास दोनों जोड़ लिए, हमने पास लिखा ना तो हम सारे पास पास लिखेंगे। हर परसेंटेज अगर मैंने यहाँ पास लिखी तो यहाँ सभी परसेंटेज पास की होगी,
ये तो दिया ही है 60%, 70%। लेकिन यहाँ पर जो है इसने लिखा है कि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। अगर दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण है तो उसका अपोजिट जो है 80% रहेगा। 20% का अपोजिट 80%। अगर 20% फेल है तो पास कितने हैं? 80%। वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 80। ये 80 कैसे आया? 100 माइनस 20। हमने क्योंकि यहाँ पर ये 80-20 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 20 जो परसेंटेज है वो फेल की है और हम बात कर रहे हैं पास की, तो हमें यहाँ पास का ही लिखना है। ठीक है, तो ये पास और ये भी पास। क्या करना है, तरीका समझ लीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट वालों को जोड़ना है और दोनों वालों को घटा देना है। बस पास लिखे हैं तो सारे पास, फेल लिखा है तो सारे फेल। अब देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न बनता है। तो 7 6 13 130, 130 में से 80 घटते हैं तो 50% पास। दोनों विषयों में पास। ठीक है, दोनों विषयों में पास कितने बच्चे हैं? 50% है। अगर वहां आप देखते हैं परसेंट संख्या में 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है और परसेंटेज में 50 है, कुल पूछा है तो 100 की गुना, तो ये आ गए कुल आपके। तो 50% 250, 2500 है तो आपको पता है 5000 आ जाएंगे सीधे। ठीक है ना, इससे भाग कर देंगे आप, तो 5000 टोटल वहां पर बच्चे हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही लाइन में खत्म है क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं। 7 6 13, ये कितना हो गया? 130। वो पता है 20 है तो दूसरी परसेंटेज पास की 80, घटाए आपने कितने? 50। ये 50% है। अगर 2500 50% है, आधे है, 50% का मतलब आधे है, तो 2500 आधे है तो टोटल कितने? 5000। आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा इस तरीके के, इस मेथड से आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसी तरह का है, इसे समझिए आप और बहुत ही आसानी से होगा। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है 42% गणित में फेल, 52% अंग्रेजी में फेल। इस बार अलग अलग सब्जेक्ट वाले फेल दिए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, 17% दोनों में फेल, ये भी फेल दिया है, तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं। अगर 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है कितनी है। मैंने आपको भी बताया इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में 2500 पास थे, तो यहाँ पर जो है 46 पास है, तो हमें फिर से पास ही निकालने हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए। 103 में यहाँ पर जो है हम पास लिख लेते हैं, आप फेल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए जो दिया है आप डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर 42% फेल है तो पास कितने रहे होंगे? 100 में से 42 घटा लीजिए तो आपके आ जाएंगे, तो आपके कितने? 58। ठीक है, 58% आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 52% अगर आपके अंग्रेजी में फेल है तो दूसरी जो परसेंटेज रहेगी वो कितनी आपकी आ जाएगी? 48%। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए, अलग अलग सब्जेक्ट वाले जुड़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 17% अगर फेल है तो टोटल 100 में से फिर घटा दीजिए, 100 में से आप 17 घटाएंगे तो 83 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 83। तो ये जो आपको परसेंटेज मिलेगी वो पास की मिल जाएगी। ये मैंने 100 में से घटाया, वो भी मैंने 100 में से घटा दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका कितना बनता है? देखें 8 8 16, 16 में से 3 गए तो कितना बचता है आपका? 13, 13 का 3 का, और ये आपका 6 और 4 10 में 2, ये 23। तो यहाँ पर 23% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास रहे हैं। अगर 23% किसके बराबर है? 46 पास हुए हैं तो 23 पास हुए, 23 से भाग करिए और कुल के लिए 100 की गुना, 23 दूनी 46 और ये आपके 200 आ जाएगा। तो ऐसे आप करने की कोशिश करें। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि फेल से नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन पहले हम यहाँ फेल लिख देंगे तो फेल आएंगे, और फेल आ गए तो फिर उसे वापस 100 में से घटा के पास बनाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पास लिखा है तो सारी परसेंटेज यहाँ पास की होगी।
अगर यहाँ फेल लिखा है तो सारी परसेंटेज यहाँ फेल की होगी। ठीक है, अगर आप इसे देखें, मैं फेल लिखता हूं तो आपको पता है उसमें कितना दिया है, आपका इसमें कितना दिया 42 फेल, और फिर उसके बाद कितना 52 और फिर कितना -17। तो यहाँ आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आप जोड़ देंगे तो ये आपका 94 हो गया, और 94 में से अगर हम 17 घटाते हैं तो आपका कितना बच जाता है, 70 और 77 बच जाता है। ठीक है ना भाई, आपका 94 में से अगर 17 घटाते हैं तो 77% बचता है। अगर 77% फेल है, ये क्या है फेल, तो पास कितने हैं, वो आपके कितने आएंगे, फिर 23%। फिर यहाँ पर 46 क्यू के पास है तो 23% पास है, फिर कुल के लिए 100 की गुना, मतलब कर लीजिए किसी तरह से, लेकिन फेल लिखा है तो फेल होंगे और पास लिखा है तो पास होंगे। ये आपको समझना है, इतनी बढ़िया ट्रिक है, इससे ही आप क्वेश्चन को करिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 104 में, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। ठीक है, यहाँ पर जो है 72% जो विद्यार्थी ने उन्होंने जीव विज्ञान चुना है, और 44% ने क्या चुना, गणित चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें इसमें क्या दिया गया है, इससे ही संबंधित एक प्रश्न है, जैसे आपने 103 102 ये की है। इस बार जो है जीव विज्ञान को यहाँ पर ऑप्शन के रूप में जीव विज्ञान को चुन लिया है 72% ने, और 44% ने क्या किया, गणित विषय को चुना है। और 40 विद्यार्थी % नहीं, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय को चुना है, यानी कि दोनों में है, वो जीव विज्ञान में भी है और यहाँ पर आपके गणित में भी है। तो दोनों, अब ये कहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें ये पता करना है कि जो दोनों विषय चुनने वाले 40 विद्यार्थी हैं, इनकी परसेंटेज क्या है। इनकी परसेंटेज 40 के बटे जाएगी और कुल के लिए 100 की गुना। आप समझ गए होंगे, ऐसे इसे करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दोनों विषय वाले, दोनों विषय चुनने वाले वे कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, आपने देखा भाई यहाँ पर जो है 72% ने जीव विज्ञान, 72% ने जीव विज्ञान चुना, और यहाँ पर जो है कितना 44% ने किसे चुना, गणित को चुना। अगर हम इसे जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये आपके बनते हैं कितने, 100, यहाँ पर आपके 116% बनते हैं। ठीक है, 116 हो जाते हैं, 72% और 44% आपके कितने हो जाएंगे, 116%। जबकि परसेंटेज 100 होती है, तो वो जो 16% एक्स्ट्रा आए हैं, तो वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी, यानी कि उन्होंने दोनों विषय चुना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज 116 हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो हम उसमें से 100% घटा देंगे, तो हमें पता चला कि 16% एक्स्ट्रा है, यानी कि 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसमें भी आ गए हैं और इसमें भी आ गए हैं। होने चाहिए 100%, आ रहे हैं 116। सही है, तो यहाँ पर जो है संख्या में कितने हैं, 40, और यहाँ पर परसेंटेज में है 16, तो कुल के लिए 100 की गुना। तो कुल जो हो जाएंगे आपके, यहाँ काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 धाम 40 हो जाता है, और 4 से 25, और यानी कि आपके 250। तो कुल जो विद्यार्थी हैं वो आपके कितने हैं, 250 हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। इसने कहा एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। देखिए, एक कक्षा है जिसके 3 सेक्शन कहे गए, इसने ABC मान सकते हैं, जिनमें क्रम से 40, 50, 60 छात्र हैं। इनके जो छात्र दिए गए हैं, पहले सेक्शन में 40 है, दूसरे में 50 है और तीसरे में 60 छात्र हैं। तो इसने कहा इनमें से क्रम से जो है, इनमें से क्रम से 10%, 20%, 10%,
उत्तीर्ण हुए, मतलब पहले सेक्शन में 40 बच्चों में से 10% पास हुए, दूसरे 50% में से 50 बच्चों में से 20% पास हुए और 60 बच्चों में से 10% पास हुए। तो ये कह रहा है कि पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि तीनों सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बच्चे दिए गए हैं और उनमें परसेंटेज दिए गए हैं पास की। तो पहले हम ये देख लेंगे कि पहले, दूसरे और तीसरे में जो पास बच्चे हैं वो कुल कितने हैं, फिर उसे हम प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ए बी सी आपको दिए हैं भाई 40, 50 और 60 छात्र। ठीक है, जो पास है वो कितने हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका कितने परसेंट है, 10%। अगर आप इसका 10% देखेंगे तो कितना, 4 आ जाएगा, गुना 10/100। ठीक है, ये सब तो हो जाएगा। इसका कितना, 20%। इसका कितना है भाई, ये आपका 20%। तो जैसे यहाँ 20% है, 10% 5 और 20% कितना, 10 हो जाएगा। इसका 10% है, ये 10, ये कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, 10% यानी कि 6 हो जाएगा। तो कुल जो बच्चे हैं वो आपके कितने, 20 जो है पास हो जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं देखने की। देखिए इसमें थोड़ा समझने की बात है, कुछ भी नहीं है, 10% निकालने का मतलब एक 0 या 10 से भाग कर दो। ठीक है, उससे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा इन चीजों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 20 बच्चे हमारे यहाँ पास हो जाते हैं, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 करते हैं। कितने बच्चों में से है ये देखना है, तो 60, 40, 100 और 50, 150। 150 में से इतने बच्चे पास हुए, यहाँ से कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो 3 और ये 2 बार कट जाएगा, 40/3 यानी कि 13 तिया 39 और एक 40/3। तो यहाँ जो परसेंटेज रहेगी पास की वो 13 से ही 1/3% है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो है आपका पहला ही सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 106। इसमें कहा खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर, देखिए खिलौने का जो मूल्य है वो 20% बढ़ा दिया गया, जाने पर इसकी बिक्री की जो संख्या है वो 15% कम हो गई। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जैसे किसी वस्तु का दाम बढ़ा दिया जाए तो उसकी बिक्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या अगर किसी वस्तु का दाम घटा दिया जाए तो उसकी बिक्री एक्स्ट्रा हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन देता है। तो ऐसा करने से बिक्री मूल्य में क्या परिवर्तन होगा वो हमें बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, रेट बढ़ गए तो वस्तुएं क्या की, कम खरीदनी शुरू कर दी। मैंने आपको बताया था जब लगातार एक वृद्धि और एक कमी या दोनों वृद्धि या दोनों कमी दी हो तो वहां पे आपको कौन सा सदाबहार फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सदाबहार मैंने आपको बताया था किस तरह से, एक 20% की वृद्धि है और 15 की इसमें कमी है। तो यहाँ पर प्लस तो 20 हो जाएगा वृद्धि, 15 की कमी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, 20 गुना 15/100। ठीक है, अब यहाँ कटिंग कर लीजिए, 20 पंजे 100 हो जाएगा और 5 दिया 15। देखिए यहाँ पर माइनस के 15 और माइनस के 3 हो जाएंगे माइनस के 18 और प्लस के 20 है तो यहाँ पर प्लस के 2%। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बिक्री में परिवर्तन हुआ है वो 2% की क्या हो गई, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बिक्री मूल्य में। तो आंसर जो आपका रहेगा वो 2% की वृद्धि, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। इसने कहा अजय जो है अपने वेतन का 25% घर के किराए में, 5% खाद्यान्न यानी कि खाने पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। अब ये कह रहा है अजय की मासिक आय कितनी है ये बताना है। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर 27,000 रुपए दिया हुआ है, अगर हमें किसी तरह से पता चल जाए 27,000 रुपए कितने परसेंट के बराबर है तो वो उसके बटे में हम रखते हैं और टोटल कितना आ जाएगी उसकी। तो ये जो चीज है 27,000 रुपए, ये है क्या, ये है बचत। 27,000 रुपए की बचत है। अब बचत क्या होती है, बचत होती है कि जो हमने कमाया उसमें से हम सारा खर्चा घटा दें। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हमें खर्चे दिए गए हैं कुछ,
ठीक है ना। अगर हम उन खर्चों को घटा देते हैं तो यहाँ पर हमें बचत मिल जाएगी। तो 107 में तो डायरेक्ट हम लिखते हैं बचत यहाँ पर कितनी, देखिए 100% टोटल कोई चीज है, ठीक है, आप परसेंट भी हटा दीजिए, बस डायरेक्ट इसमें से लिख लीजिए, ठीक है। 100 रुपए हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने कमाए, उसमें से हम क्या खर्च घटा देंगे, तो खर्च हमारा जो है वो कितना है, देखिए अपने वेतन का 25%, घर पर घर के किराए में 5%, खाने में 15%, यात्रा में 10%, कपड़ों पर, तो ये सारा जो है कितना बनता है, 25 और 5 30, 30 और 15 45 और 10 55, ठीक है। तो टोटल जो हो जाता है 55 ये परसेंट खर्च हो जाता है। अगर 55% ये आपका खर्च हो जाता है, ठीक है ना, तो खर्च हमने घटा दिया तो हमें बचत मिली कितनी, 45, और ये 45 क्या है, परसेंट आपकी। अब 45% बचत है और रुपयों में कितनी आपकी बचत है, यहाँ पर 27,000, ठीक, 27,000 45% के बराबर है। और कुल आय का मतलब आय कितनी है उसकी, ये आय है उसकी, क्यों भाई, ये आय है, आय होगी 100, तो यहाँ पर इसकी आय आ जाएगी 100 की गुना करके। तो 45 से आप यहाँ काट सकते हैं, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, 3,000, और यहाँ से 5 से काट दोगे 20 बार, सही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, और ये 3 जीरो और ये 4 जीरो, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ये आय कौन सी है उसकी, है ना, ठीक है। तो यही इसकी मासिक आय की बात कर रहा था, यानी कि 60,000 रुपये उसकी मासिक आय आ जाएगी। पहला ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा सा बस इसमें समझने की बात ये थी कि यहाँ पर जो खर्चा दिया गया है वो उसके वेतन का दिया गया है। कई बार क्या होगा, पहला खर्चा वेतन का हो जाएगा, दूसरा उसके बाद का हो जाएगा, तीसरा उसके बाद का आएंगे, चलो कोई क्वेश्चन इस तरह के आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो इसमें यही था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे कि भाई 100% हमने मान लिया, 55 खर्चा डायरेक्ट यहाँ से भाग करो, एक लाइन, कुछ नहीं है, ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन 108 सॉरी, क्वेश्चन 108 में दिया है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। देखिए कौशल का अगर 12% वेतन का 12% किया जाए तो वो नंदिनी के वेतन के 16% के बराबर है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कौशल का वेतन ज्यादा है क्योंकि उसका 12% और नंदिनी का 16% बराबर है, समझ रहे हो। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। देखिए जो सुरेश है इसमें उसका जो मासिक वेतन है वो नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश का वार्षिक वेतन जो है, सुरेश का देखिए अभी तक जो बात चल रही थी वो मासिक वेतन की चल रही थी, लेकिन अब कह रहे हैं सुरेश का वार्षिक जो वेतन है वो है 1.08 लाख, मतलब कि 1,08,000 रुपए उसका साल में इनकम होती है। तो कौशल का मासिक वेतन हमें निकालना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि यहाँ पर जो 1,08,000 रुपए दिया है, ठीक है ना, किसका है ये, सुरेश का वार्षिक वेतन, हमें ये निकालना होगा, इसकी परसेंटेज निकालनी होगी या इसका रेशियो निकालना होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले कहा गया था कि अजय के वेतन का कौशल के मासिक वेतन का 12%, कौशल का 12%, यानी कि 12% लिख लो या 12 लिख दो डायरेक्ट, के कौशल का 12% हो जाएगा, बराबर किसके है, नंदिनी के, कितने के बराबर है, 16% के, यानी कि 16 के, सॉरी नंदिनी, यहाँ पर आपके नंदिनी, ठीक है। अगर देखिए 12% करेंगे हम, गुना 12/100 लिखने में टाइम वेस्ट करना वो मैं नहीं चाह रहा हूं, बस ये है, ठीक है, बटे में 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 4 तिया 12 और 4 चौके 16। अब देखिए के और एन, अगर हम बात करेंगे तो के सामने कितना है, 4 है, ठीक है, और नंदिनी का कितना है भाई, यहाँ पर 3 है,
इसके सामने इसका, इसके सामने इसका वेतन। अब एक इसमें और बात की गई है, किसकी बात की गई है? सुरेश। अगर हम सुरेश को देखते हैं तो उसका रेशियो नंदिनी से आधा है, तो इसका आधा हम 1.5 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये दशमलव हटा के यहाँ पे 0 लगा के ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या इसे 2 इसे 1 रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ज्यादा बढ़ाने की मैं कोशिश नहीं करता भाई, यहीं से डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये जो 1,08,000 रुपए, देखिए 1.08 लाख लिखा है, हम उसे 1,08,000 कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये देखो सबसे पहले तो ये कितने हैं, ये वार्षिक है 12 महीने का, और ये हमारा क्या है, ये मासिक है। अगर ये 12 महीने का, तो मैं 12 से अगर भाग कर दूं तो 1 महीने का हो गया, ठीक है। 12 से भाग किया मैंने, 1 महीने का वेतन किसका? सुरेश का। जबकि यहाँ सुरेश अगर देखोगे तो सुरेश है 1.5। सुरेश के मासिक वेतन बनाया, उसे हमने सुरेश के मासिक रेशियो से भाग किया। अब इसमें जो पूछा गया है, तो पूछा गया ये है कि भाई बताइए कौशल का मासिक वेतन कितना है, कौशल ये। तो हमें यहाँ पर किसकी गुना करनी पड़ेगी? 4 की। तो कौशल का मासिक वेतन, हालांकि भाई देखे एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत छोटा हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस आपको रखनी है, ये सब नहीं लिखना था कुछ भी। यहाँ से कटिंग करो और देख लो भाई क्या बनता है। अगर मैं ये 0 दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ एक 0 लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं इधर भी, ठीक है। तो 12 से भाग करोगे तो 12 निम्मा 108, और ये 3 0 आपकी, ठीक है, ये आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 से 5 तिया 15 और 5 अठे 40 और 3 तिया 9, 3,000 ये, और 8 तिया 24,000 रुपए, ठीक है। 8 तिया 24,000 रुपए यहाँ पर किसका वेतन आ जाएगा? कौशल का मासिक वेतन यहाँ पर 24,000 रुपए है। तो आपका जो ऑप्शन बनता है, कितना बनता है वो आपका? डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन 109। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखिए क्या कहा है इसने, अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, यानी कि 100 रुपए अगर कमाता है तो 80 रुपए वो खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण, अब जो खर्च था, जो निर्वाह खर्च था, ठीक है ना, वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में जो है 37.5% की वृद्धि होती है। जो उसका खर्च था वो कितना? 37.5% बढ़ जाता है, तथा उसकी आय जो है, आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे कैसे हम इसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में सब दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर 109 में उसकी आय, उसका खर्च और उसकी बचत, सही है। तो आय हमने मान ली है कि 100 रुपए वो कमाता था, कितने रुपए खर्च कर रहा था? 80 रुपए वो खर्च कर रहा था। तो बचत उसकी कितनी हो जाएगी? 20 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, वो कह रहा है कि उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि, ये जो खर्च है उसमें 37.5% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसका 37.5% कितना बनता है, सबसे पहले वो देख लीजिए। 80 का 37.5 का मतलब 75/2, 75/2% हटाने के लिए बटे में 100 आएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये 10, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 30। तो मतलब ये है कि कितना खर्चा बढ़ गया उसका? 30 बढ़ गया। यहाँ पे अगर हम 30 बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो खर्चा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसमें 30 बढ़ाए 110, ठीक है। आय जबकि उसने कहा है, आय कितनी बढ़ा दी उसने? 16 सही 2/3। तो मतलब यहाँ पर 16 सही 2/3 बढ़ाओगे तो ये 116 सही 2/3 लिख सकते हैं। भाई डायरेक्ट मैंने 16 सही 2/3 जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो बचत हो जाती है, अगर मैं यहाँ से ये घटाता हूं तो आप देखोगे 116 सही 2/3 में से 110 घटाएंगे, जैसे ये घटाया था, तो यहाँ जो बचत हमें मिलती है वो आपकी मिलती है 6 सही 2/3।
अब जो बचत है वो ये बचत है, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा, ये डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भाई इतने परसेंट आ गई है। क्यों? उसका कारण ये है, ये जो 20 है ये 100 पे निकाली गई है, 20% डायरेक्ट है। लेकिन ये जो है ये बचत अब इस पे नहीं है, अब बचत है इस पे, तो इसलिए इसकी परसेंटेज अब निकाली जाएगी। तो परसेंट बनाने के लिए पहले तो सही बटे खोल लो, 3 छत्ती 18 2 20, 20/3 प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, कितने पे? इस पे निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 116 की 3 में गुना करोगे तो यानी कि 348, 16 48 और 348, 348 और 2 350, 350/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 350 और बटे 3, 3 ऊपर ले जाओ यही रख दो, ये कट जाएगा आपका यहाँ से, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 5 से ये 20 बार कट जाएगा और 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक है। और तो नहीं कटता, 20 दूनी 40, 40/7, तो 40/7 का मतलब है अगर 40/7 है तो 7 पंजे 35 और 5 40 और बटे 7, तो ये जो परसेंटेज आएगी वो आपकी कितनी बनेगी, 5 सही 5/7। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन सही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देखिए, इसने कहा राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा समझने वाली बात है, एक क्वेश्चन आया था आपका 107, वहां अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाने पर, 15% यात्रा पर, डायरेक्ट ऐसे बोल दिया गया था, बहुत ही आसान था, उसे हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था, खर्चे को सारा 25 5 वो इस तरह से जोड़ा था। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो क्या हुआ कि राम अपनी मासिक आय का 20% आय का 20% हुआ, लेकिन अगर 20% घरेलू आवश्यकता घर पर खर्च कर दिया हो तो 100 में से 80, 20 रुपए खर्च कर दिए तो 80 बचेंगे। अब 80 रुपए शेष आय का 15% यानी कि 80 का 15% वो निकाला जाएगा, फिर वो खर्चा घटाने के बाद शेष जो बचेगा फिर उसका 30% कपड़ों पर, तो ऐसे वो खर्च कर रहा है और उसके बाद उसके पास कितने 9520 रुपए बचते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरह के प्रश्न को कैसे किया जाता है वो आप देखना, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि 9520 रुपए बच रहे हैं, इसकी परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा इसे, ठीक है। तो आप पहले समझिए इसे। तो सबसे पहले जो है इसका खर्च वो हम देख लेते हैं कितना कितना बनता है। घरेलू आवश्यकता यानी कि घर पर, पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर आय, आय इसकी 100 रुपए, ठीक है। घर पर जो खर्च कर रहा है वो कितना 20 रुपए यानी कि 20%, 20% खर्च करता है। शेष आय का 15% पुस्तकों पर, जो पुस्तक है पुस्तक पर कितना खर्च करता है, शेष का यहाँ पर अपना कितना 15%, तो शेष कितना बचेगा 80 का 15% बटे में 100, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कितना भाई, 10% इसका 8 रुपए होगा और 15% इसका 12 रुपए होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसने कहा शेष का 30% जो है कपड़ों पर। अब जो शेष बचेगा, देखिए 20 रुपए खर्च हो गए, 12 रुपए खर्च हो गए यानी कि 32 रुपए खर्च हो गए, तो 68 रुपए बचेंगे। और यहाँ पर जो है 68 का कितने परसेंट भाई, यहाँ पर 30%, ये जीरो से जीरो कट जाएगी, किस चीज पे था भाई ये, यहाँ पर कपड़ों पर, कपड़ों पर। तो यहाँ पर 8 तिया 24 हो जाएगा और भाई 6 तिया 18 और 2 20, और जब एक अंक पे यहाँ पे आएगी दशमलव, तो ये अब देखिए जो खर्चा है वो आपका 20 रुपए 15 रुपए और 20 रुपए 40 पैसे, ये आपका खर्चा है। तो जो बचत हो जाएगी वो आपको पता है, बचत जो होगी वो इसमें से आप घटा दोगे, यानी कि 100 रुपए में से माइनस कर दूंगा 20 और 20 40, 40 और 12 52 और 52 रुपए 40 पैसे, 52 रुपए 40 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचते हैं 47 रुपए
वो 60 पैसे या 47.60 बचता है। तो ये जो परसेंटेज है ये किसके बराबर होगी आपके, कितने, 9520 रुपए के बराबर। तो 9520 किसके बराबर है आपका 9520 जो हो जाएगा वो कितना 47.6%। तो वो तो बटे में चला जाएगा, ठीक है ना, सीधे से यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी आय पूछी गई है, तो आय के लिए हमने कितना माना था, आय इसकी 100, तो यहाँ पर आय के लिए हम 100 की गुना कर देंगे, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देख लेना दशमलव दशमलव काट के इसमें से जो बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब या तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो, या मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका इसका क्या है, ठीक है। आप सबसे पहले ये समझिए यहाँ पर जो है कितना वो खर्चा कर रहा है, ठीक है, कितना वो खर्चा कर रहा है। जैसे कि 20% उसने खर्च किया, अगर 20% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना धन, ठीक है, कितना धन बचेगा। अगर 20% हम खर्च कर देते हैं तो 80 बचेगा, 80% बचेगा, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो फिर 15% खर्च कर देता है तो कितना बचेगा भाई, 100 में से 15 खर्च कर दिया तो 85% बचेगा, और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। फिर उसने 30% खर्च कर दिया तो कितना 70% बचेगा, 70 बटे 100, यानी कि वो धन यहाँ पर कितना था, वो x था, x धन हो गया यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर बचत के बाद कितने रुपए बचे हैं, टोटल 9520। और यहाँ पर ये कैलकुलेट कर दीजिए, आप एक लाइन में से प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर भाई आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही प्रश्न रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।